हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर माना जाता है, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये प्रोविजंस एक सेफ्टी वेल्व की तरह है जो देश को क्राइसिस के वक्त प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन यही प्रोविजंस अगर मिसयूज हो जाएं तो ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन जाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर भारत किसी बड़े वॉर के बीच में फंस जाए, या कोई स्टेट अपना काम बिल्कुल न कर पाए, या फिर कंट्री फाइनेंशियल कोलैप्स के एज पर खड़ी हो, तो क्या होगा? क्या नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स से हम ऐसी सिचुएशंस हैंडल कर पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। इसी वजह से फ्रेमर्स ने पार्ट 18 के अंदर आर्टिकल्स 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस रखे। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि ये प्रोविजंस एक सेफ्टी वेल्व हैं। मतलब जब ऑर्डिनरी रूल्स काम न करें तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज की जा सकें। लेकिन उन्होंने ये भी वार्न किया था कि अगर मिसयूज हुआ तो ये डिक्टेटरशिप के लिए एक टूल बन जाएगा। और हमारी हिस्ट्री ने इस बात को प्रूव भी किया, स्पेशली 1975 की इमरजेंसी के दौरान। अब एक बेसिक सवाल आता है, कितनी टाइप्स की इमरजेंसी होती हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी दी गई हैं। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंडर आती है। ये तब डिक्लेयर होती है जब देश पर वार हो, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या देश के अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, जिसे आप प्रेसिडेंट्स रूल कहते हो, और जो आर्टिकल 356 में दी गई है। ये तब लगाई जाती है जब किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। ये तब लगाई जाती है जब इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट खतरे में हो। तो ये 3 टाइप्स मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी मैकेनिज्म बनाते हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब भारत पर वार हो, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या कोई आर्म्ड रिबेलियन हो। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्ड रिबेलियन की जगह वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं था। इसी वर्ड का यूज़ करके इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। बाद में 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन लिखा गया, जो ज़्यादा स्पेसिफिक और लिमिटेड है। डिक्लेरेशन प्रोसेस भी एकदम स्ट्रक्चर्ड है। प्रेसिडेंट प्रोक्लामेशन तभी इशू करेंगे जब यूनियन कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस होगी। ये सेफगार्ड 44th अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ। पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर भी डिक्लेरेशन हो सकती थी। प्रोक्लेमेशन के बाद 1 मंथ के अंदर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो तो राज्यसभा अप्रूवल देगी, लेकिन नए लोकसभा से भी अप्रूवल लेना होगा विद इन 30 डेज। एक बार अप्रूव हो जाने के बाद इमरजेंसी 6 महीने के लिए वैलिड होती है, और हर 6 मंथ्स के बाद पार्लियामेंट की फ्रेश अप्रूवल से एक्सटेंड की जा सकती है। अनलिमिटेड एक्सटेंशन पॉसिबल है, लेकिन हर रिन्यूअल के लिए अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। अब इसके इफेक्ट समझते हैं। सबसे पहला इफेक्ट होता है सेंटर स्टेट रिलेशंस पर। हमारा नॉर्मल फेडरल स्ट्रक्चर एकदम यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकती है, और प्रेसिडेंट स्टेट्स को बाइंडिंग डायरेक्शंस दे सकते हैं। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑल्टर किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट्स पर होता है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। प्रेसिडेंट एक सेपरेट ऑर्डर के थ्रू बाकी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को भी सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल्स 20 और 21, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी, कभी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ये सेफगार्ड भी 44th अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट लेजिस्लेचर पर होता है।
लोकसभा की लाइफ एक्सटेंड की जा सकती है, मैक्सिमम 1 साल एक बार में। राज्यसभा की लाइफ अफेक्ट नहीं होती। जुडिशरी का रोल भी लिमिटेड हो जाता है। आपको याद होगा 1976 के एडीएम जाबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स नहीं किए जा सकते। बाद में इस जजमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर माना गया और ओवरटर्न भी किया गया। इंडिया में अब तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार डिक्लेयर हुई है। 1962 में चाइना वॉर के समय, 1971 में पाकिस्तान वॉर के समय और सबसे कंट्रोवर्शियल 1975 में, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड यूज हुआ। 1975 वाली इमरजेंसी में अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई और सिटीजन्स के राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। ये हमारी डेमोक्रेसी का सबसे डार्क चैप्टर माना जाता है। इसी के बाद 44th अमेंडमेंट लाया गया और सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो नेशनल इमरजेंसी एक पावरफुल मैकेनिज्म है जो देश को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसका मिसयूज़ डेमोक्रेसी को खतरे में डाल सकता है। अगले पार्ट में हम डिटेल में समझेंगे स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल, जो आर्टिकल 356 के अंडर आता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 के अंडर आता है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।